वन कैसे आप सब। आई होप एवरीवन विल बी डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो आज हम यहाँ पर एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं फॉर द चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर का। व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखेंगे डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क को। आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। अगर वर्क डन होता है तो उसको कैलकुलेट कैसे हम करेंगे इन डिफरेंट सिचुएशंस। एंड वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स, इसकी कैलकुलेशन कैसे हम करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को हम यहाँ पर देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में। आफ्टर दैट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग उसको हम यहाँ पर देखेंगे। कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ पावर, पावर का कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसकी कैलकुलेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होती है, इसको हम डिराइव कैसे करेंगे वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। एंड लास्टली वी विल बी डूइंग मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। जब एक वर्टिकल सर्कल में मोशन होता है तो एट दैट टाइम हमें क्या क्या कैलकुलेशंस जरूरी होती है वो जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। डेफिनेशन क्या है वर्क की और कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली वर्क का अंडरस्टैंड करना। सपोज कीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। जब एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है एट ए सरफेस, अगर हम इस पे कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल पुल और पुश, अगर हम इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं नाम दूंगा ए। ये ए ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा। और अगर ये डिस्प्लेस हो गया, फॉर एग्जांपल ये पहले पोजीशन ओ पे था, आफ्टर सम टाइम ये पोजीशन पी पे पहुंच गया। जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गया तो इन दैट सिनेरियो मैं बोलूंगा कि वर्क हैज बीन डन, यहां पर कुछ वर्क हो गई है। ठीक है, तो ये यहां पर अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखूंगा सिंपली वर्क की, मैं बोलता हूं वर्क जो होता है इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये होता है एफ डॉट एस। व्हाट इज एफ? एफ जो होता है ये होता है फोर्स वेक्टर, ये होता है फोर्स वेक्टर। और ये जो एस होता है ये होती है डिस्प्लेसमेंट, ये होती है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट पहले किस पोजीशन पे था उस विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर पोजीशन एक ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्प्लेसमेंट दिखाई इन द एंड अकॉर्डिंगली हम यहां पर वर्क डन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट दिखाई होगी। ठीक, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, देखो फोर्स भी यहां पर वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने बताया वर्क जो है दैट इज इक्वल टू एफ डॉट एस। फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, हमने पढ़ा है वेक्टर्स में। जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं, अगर हम दो वेक्टर्स का यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करते हैं और इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, यहाँ पर जो क्वांटिटी होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। दैट मीन्स वर्क जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी यहाँ पर बनेगी। यहाँ पर वर्क में जब भी हम वर्क की बात करेंगे तो हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, यहाँ पर डायरेक्शन की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है वर्क में। ठीक है, आफ्टर दैट अगर मैं यूनिट्स की बात करूंगा, अगर मैं आपको बोलूँ व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वर्क, तो मैं बोल सकता हूँ यूनिट्स ऑफ वर्क will be equal to units of this force multiplied by units of this displacement। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन मीटर इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा और उसी को हम बोलते हैं जूल, आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है यहाँ तक। इसके अलावा हम यहाँ पर बहुत सारे यूनिट्स, इसके अलावा भी हम कुछ यूनिट्स ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर और एक बात बोल दूं, यहाँ पर हम अर्ग्स भी लेते हैं। कभी कभार हम वर्क को अर्ग्स में मेजर करते हैं। ठीक है, एक अर्ग कितना होता है? एक अर्ग होता है 10⁻⁻7 जूल्स के इक्वल टू, और अकॉर्डिंगली मैं यहां पर बोल सकता हूं 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग्स। दैट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ये जो अर्ग है ये यहाँ पर CGS यूनिट है। ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड्स। ठीक, अब यहाँ पर देखिए डॉट प्रोडक्ट जब भी हम लिखते हैं एफ डॉट एस मैंने यहां पर लिखा, अगर मैं इस डॉट को एक्सपेंड करूंगा तो मैं लिख सकता हूं वर्क विल बी इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये थीटा क्या है? यहां पर ये जो थीटा है दिस द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, इन दोनों के दरमियान जो भी एंगल होगा उसको मैं थीटा यहां पर बोलूंगा। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं ये जो थीटा है कहीं ना कहीं इस थीटा पे भी डिपेंड करेगा वो नेचर ऑफ द वर्क। जब भी वर्क हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा वो कहीं ना कहीं इस एंगल पे भी डिपेंड करेगा। तो मैं बोल सकता हूं अगर मैं थीटा की वैल्यू लूंगा 0
और सेकंड केस में मैं थीटा की वैल्यू लूंगा 90, थर्ड केस में मैं लूंगा थीटा की वैल्यू 180। ठीक, ये 3 स्पेसिफिक केसेस में यहां पर डिस्कस करूंगा। अब अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी, 0 होने का मतलब जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। इन दैट केस cos ऑफ थीटा और cos ऑफ 0 दैट विल बी इक्वल टू 1। जब थीटा की वैल्यू 90 आएगी, दैट मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी उन दो डायरेक्शंस का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्रीज होगा। तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो cos ऑफ 90 डिग्री आएगा, cos ऑफ 90 डिग्री आएगा 0 के इक्वल टू। ठीक, सिमिलरली जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आएगी, ये क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया जब हम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो एग्जैक्टली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स होगी। ठीक, तो फॉर दैट यहां पर जो cos ऑफ 180 की वैल्यू आएगी, cos ऑफ 180 की वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम्स 1 के इक्वल टू। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यहां पर जो वर्क होगा वो बन जाएगा FS, यहां पर जो वर्क बन जाएगा cos ऑफ थीटा ये आ जाएगा 0 के, यहां पर बन जाएगा 0 के इक्वल टू, और जब एंगल 180 डिग्री होगा तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स FS के इक्वल टू। ठीक है, तो मैं बोलूंगा जब थीटा की वैल्यू, याद रखना, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, या तो 0 होती है या एक ऑबिट्यूज एंगल होती है। जब भी थीटा की वैल्यू 0 होती है और एक ऑबिट्यूज एंगल होती है तो वर्क जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं पॉजिटिव वर्क की बात करूंगा, मैं बोलूंगा जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, या तो 0 होगी या तो एक एक्यूट एंगल होगी, या तो 0 होगी और एन एक्यूट एंगल, यहां पर 180 है। जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी या ऑबिट्यूज होगी तो वो नेगेटिव होगी। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी या एक एक्यूट एंगल होगी तब वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल टू आ जाएगा, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो जो वर्क होगी वर्क यहां पर 0 के इक्वल टू हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या हमारे पास कोई और सिचुएशन है जब हमारे पास वर्क 0 के इक्वल टू हो जाएगी? अंडरस्टैंड करना, एक्सप्रेशन को देखिए। एक्सप्रेशन में मैंने क्या बताया, मैंने बताया जो वर्क है वर्क इज इक्वल टू F डॉट S। ठीक है, अब अंडरस्टैंड करना, अगर फोर्स कभी क्या होगा 0 के इक्वल टू होगा, जब हम फोर्स अप्लाई ही नहीं करेंगे तो वर्क क्या होगा, वर्क ऑब्वियसली 0 के इक्वल टू आ जाएगी। सिमिलरली सेकंड केस को देखिए, अगर मेरे पास S की वैल्यू 0 के इक्वल टू आ जाएगी, इसका मतलब ये होता है कि मैंने फोर्स अप्लाई किया एक ऑब्जेक्ट पे लेकिन वहां पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो जाएगी दैट मीन्स S विल बी इक्वल टू 0 एंड इन दैट केस वर्क विल बी इक्वल टू F डॉट 0 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0 एज वेल। और यहां पर भी हमारी जो वर्क है वर्क क्या कितनी आ जाएगी, वर्क यहां पर भी आ जाएगी 0 के इक्वल टू। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, ये वाला पॉइंट। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड अ वेरिएबल फोर्स। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया मैंने आपको बताया जब भी हमारे पास एक कांस्टेंट फोर्स होगा दैट मींस वो फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ठीक, जो अल्टरनेटिंग फोर्स नहीं होगा। तो फॉर दैट पर्टिकुलर सिनेरियो यहाँ पर जो वर्क डन होती है वो होती है F डॉट ds और इसी को हम लिखते हैं FS cos of theta, simply the product of force factor, the product of displacement factor and the multiplied by the angle because of angle between these two vectors, force and displacement। इन दोनों के दरमियान जो भी एंगल होगा उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं फोर्स फैक्टर के साथ एंड डिस्प्लेसमेंट फैक्टर के साथ। नाउ सेकंड सिनेरियो हमारा यहाँ पर बनता है, अगर हमने कभी फोर्स अप्लाई किया लेकिन वो फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं था, वो वेरिएबल फोर्स था। इसका मतलब जिसकी इंटेंसिटी चेंज होती जाएगी या जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा। इन दैट केस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वर्क डन कितनी होती है? तो याद रखना, इन दैट केस वर्क डन जो होती है वो होती है इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds, वेयर F इज द चेंजिंग फोर्स और वेरिएबल फोर्स एंड ये जो ds होती है दिस इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे, उनको हम यहाँ पर समेट करेंगे एंड आफ्टर दैट एट लास्ट हम जब भी ds1 ds2 ds3 को कैलकुलेट यहाँ पर करेंगे, आफ्टर दैट हम उनकी समेशन को लेंगे और हमारे पास नेटवर्क डन आ जाएगी। अब अंडरस्टैंड करना, अगर मेरे पास इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमने पढ़ा है एरिया भी होता है, ठीक है। जब भी हम किसी चीज को इंटीग्रेट करते हैं दैट मीन्स हम उस पर्टिकुलर चीज का एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर मेरे पास ग्राफ दिया गया होगा इन बिटवीन फोर्स, ये वाले एक्सिस यहाँ पर फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी और यहाँ से मैं डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करूंगा। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल फोर्स है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड अलग है, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड अलग है, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड अलग है, ठीक। तो अगर मुझे वर्क डन यहाँ पर कैलकुलेट करनी होगी तो मैं कैसे करूंगा? सिंपली मैं देखूंगा एरिया अंडर दिस कर्व,
एरिया अंडर दिस कर्व कितना आ जाएगा, जो भी यहाँ पर एरिया आ जाएगा वो मेरी वर्क डन यहाँ पर होगी। लेट मी कॉल दिस शेप एज ए, दिस पॉइंट एज बी, दिस पॉइंट एज सी, दिस पॉइंट एज डी। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा जब भी मैं वेरिएबल फोर्स की बात करूंगा, वेरिएबल फोर्स, तो जो वर्क डन हो जाएगी वो हो जाएगी एरिया ऑफ ए बी सी डी एंड ए। ये वाली जो क्लोज्ड कर्व बनेगी मेरी यहाँ पर मैं इसको फिर से हाईलाइट करूंगा, ये वाली क्लोज्ड कर्व जो बनेगी इसका जो एरिया होगा ये वाला एरिया मुझे यहाँ पर क्या देगा, वर्क डन देगा, और यही होगा इंटीग्रल एफ डॉट डी एस के इक्वल टू, यही होगा वर्क डन के इक्वल टू। आई होप दैट मेक्स सेंस। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है दैट इज कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होते हैं एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होते हैं। सिंपली कंजर्वेटिव फोर्सेज वो फोर्सेज होते हैं, अगर हम कंजर्वेटिव फोर्सेज से कोई वर्क करेंगे तो वो वर्क जो है वो डिपेंड नहीं करेगा पाथ पे, वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगा और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। लाइक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम ले सकते हैं, इसको हम बोलेंगे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों? क्योंकि ये फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे सिर्फ डिपेंड करेगा, राइट। तो यहां पर और एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी सिर्फ फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ये पाथ पे कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। इन द अपोजिट केस अगर मैं यहाँ पर लूंगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये वो वाले फोर्सेस होते हैं जिनकी वर्क डन जो है वो डिपेंड करेगी ऑन द पाथ दैट इज फॉलोड ड्यूरिंग द वर्क डन, ठीक है। जब हम वर्क डन करेंगे तो ये पाथ पे डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ विस्कस फोर्स, या हम ले सकते हैं फ्रिक्शन के। अगर यहाँ पर एक पाथ है, आपको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करना है एक ऑब्जेक्ट को, ठीक, अगर ये पाथ स्मूथ होगी और अगर ये पाथ रफ होगी तो दो केसेस यहां पर बनते हैं। जब ये पाथ स्मूथ होगी तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो इजीली होगी, अगर ये पाथ रफ होगी तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी ये बहुत ही डिफिकल्ट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स हम यहां पर बोल सकते हैं। एग्जांपल जो मैंने पहले भी लिखा, तो यहां पर वर्क डन किस पे डिपेंड करेगी, यहां पर डिपेंड करेगी पाथ पे, क्योंकि जब डिफरेंट पाथ्स हम ऑब्टेन करेंगे तो हमारी वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट आएगी, ठीक है। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती है, ये करती है द type of path that is actually followed, the type of path that's actually followed. I hope that's clear. After that here's another concept, that's concept of energy, और उसमें particularly हमें यहाँ पर रिवाइज करना है kinetic energy को and potential energy को। First of all, what's kinetic energy? Kinetic energy is that energy which is possessed by an object due to its motion. जब भी एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट के पास मास है और वो मोशन में होता है तो उसके पास डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है इसको मैं डिनोट करता हूं कि ई से, और इसको मैं अगर मैथमेटिकली लिखूंगा मैं लिखता हूं हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम जो होता है ये मास होता है। सिमिलरली अगर मैं वी की बात करूंगा, दिस इज द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली मूविंग, जिस वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा, ये वो एनर्जी होती है दैट इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट। एक रेफरेंस पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट कितना दूर है उसको मैं बोलूंगा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, उसके पास जो एनर्जी होगी उसको मैं यहाँ पर बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी। आई होप दैट्स क्लियर। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर याद रखना, जो एनर्जी होती है इसको भी, इसकी ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, अगर मैं सीजीएस यूनिट देखूंगा अर्ग होता है, ठीक है, वो मैंने अभी आपको बताया 10⁻⁻7 जूल्स के इक्वल टू होता है, ठीक। इसको हम मेजर करते हैं कैलोरीज में भी। एक कैलोरी कितने जूल्स के इक्वल टू होती है, 4.2 जूल्स के इक्वल टू होती है, ये यहाँ पर याद रखना। और कभी कभी हम किलो कैलोरीज में भी हम इनको मेजर करते हैं, तो मैं लिखूंगा किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी कितनी हो जाएगी, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10⁻³ से। सिंपली जो जूल है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10⁻³ से, तो ये आ जाएगा 42186 जूल्स, ये एग्जैक्ट वैल्यू है यहाँ पर, ठीक। आफ्टर दैट यहाँ पर हम और एक यूनिट देखते हैं जिसको हम बोलते हैं किलोवाट आवर। किलोवाट आवर अगेन यहाँ पर याद रखना, किलोवाट आवर ये जो है ये यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, ना कि पावर का, ठीक। और अगर मैं 1 किलोवाट आवर की बात करूंगा, ये कितने जूल्स के इक्वल टू होता है, ये होता है 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 जूल्स के इक्वल टू। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काइनेटिक एनर्जी का आपने और एक कन्वर्जन देखा होगा,
काइनेटिक एनर्जी जो होती है इसको हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम मोमेंटम को लिखेंगे, मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लिखते हैं मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। अंडरस्टैंड करना। तो ये दो इक्वेशन जो है, क्या मैं यहां से लिख सकता हूं जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है इक्वल टू p²/2m के इक्वल टू। ठीक, तो p² के इक्वल टू में मैं लिख सकता हूं m² मल्टीप्लाइड बाई v² डिवाइडेड बाई 2m। एक m से एक m यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, वही आ जाएगा mv² डिवाइडेड बाई 2। यही बन गई मेरी फॉर्मूला हाफ ऑफ mv², जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी को अगर हमें मेजर करना होगा, हम कैसे मेजर करते हैं, हाफ ऑफ mv² से। ठीक, यहां पर इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है p²/2m के इक्वल टू। ठीक है, और यहां से मैं और एक यहां पर और एक फॉर्मूला निकाल सकता हूं। अगर मुझे मोमेंटम फाइंड आउट करना होगा, मैं मोमेंटम को अपनी जगह रखूंगा, मैं बोलूंगा मोमेंटम का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2m मल्टीप्लाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। और अगर मुझे खाली मोमेंटम को फाइंड आउट करना होगा, दैट विल बी √2mk। दैट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, जो आपको जो आगे आने वाले क्वेश्चंस है उनमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक, इसके बाद और एक टाइप है यहाँ पर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, जो हमें स्पेसिफिकली यहाँ पर देखना है। पोटेंशियल एनर्जी एक स्प्रिंग की कौन सी एनर्जी होती है, अंडरस्टैंड करना। जब भी एक इलास्टिक बॉडी, मैं यहाँ पर बोलूंगा कोई भी इलास्टिक बॉडी होगी, तो मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली एक स्प्रिंग, उसको मैं स्प्रिंग बोलूंगा। यहाँ पर मैं पर्टिकुलर एक केस लूंगा, जब भी मैं उसको स्ट्रेच करूंगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक स्प्रिंग है, दिस इज द स्प्रिंग, ये अटैच्ड है फ्रॉम टू सम पॉइंट। ठीक, जब मैं इसको क्या करूंगा, जब मैं इसको स्ट्रेच करूंगा या जब भी मैं इसको कंप्रेस करूंगा, तो यहां पर चेंज हो जाएगी क्या, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। यहां पर जो लेंथ होगी स्प्रिंग की वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो जब वो चेंज हो जाएगी, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं डिस्प्लेसमेंट यहां पर देखने को मिली मुझे। जब मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट देखूंगा तो दैट मीन्स वर्क डन यहां पर होगी। और जो वर्क डन होती है इन द एनर्जी इन ए कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ ए स्प्रिंग, दैट इज गिवन बाय वर्क, दैट इज गिवन बाय हाफ ऑफ kx², हाफ ऑफ kx²। ये k क्या होता है, k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, डिफरेंट स्प्रिंग्स के लिए ये डिफरेंट होता है। और ये जो x है, दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। ये कंप्रेशन भी हो सकता है, ये कंप्रेशन भी हो सकता है, और ये एक्सपेंशन भी हो सकता है, ये एक्सपेंशन भी हो सकता है। अब सपोज कीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग है, फॉर एग्जांपल दिस इज द स्प्रिंग अटैच्ड टू सम पॉइंट, इसको ये पहले यहां तक थी, x1 इसकी मीन पोजीशन थी। जब मैंने इसको स्ट्रेच किया तो ये इस वाली पोजीशन पे इसकी x2 है, ये इस वाली पोजीशन पे इसका जो मीन पोजीशन है इस पर्टिकुलर पॉइंट तक ये एक्सपैंड हो गई। तो अगर मुझे यहां पर वर्क डन फाइंड आउट करना होगा, मैं बोलूंगा वर्क विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ k, what's k is the spring constant for this particular spring multiplied by what is the expansion over here। expansion मुझे यहां पर कितना देखने को मिला, यहां है this is x2 यहां पर फाइनल पॉइंट है, x1 यहां पर इनिशियल पॉइंट है, दैट मीन्स मैं बोलूंगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। दिस इज द पर्टिकुलर फार्मूला जो हम डिफरेंटली यूज करेंगे इन डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आफ्टर दैट this was all about potential energy of the spring. After that, conservation of mechanical energy. Mechanical energy का conservation का concept जो है ये क्या बोलता है, first thing what's mechanical energy? Mechanical energy हम simply बोलते हैं kinetic energy plus potential energy। एक सिस्टम में जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होती है, जब हम उसको ऐड करेंगे टू द पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। उसी को हम बोलेंगे यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी। अब एक सिस्टम में क्या होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के प्लस डेल्टा पीई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक, इसका मतलब ये होता है जो काइनेटिक एनर्जी जब भी चेंज हो जाएगी, जब भी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, दैट मीन्स वो कन्वर्ट हो जाएगी इन दैट सिनेरियो पोटेंशियल एनर्जी में। और जब पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी तो दैट मीन्स ये जो कुछ पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास थी वो कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में, वो कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में। दैट इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, वो कंजर्व्ड रहती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आई होप दैट्स क्लियर। आफ्टर दैट
Here's an important topic, that's definition and concept of power. Power क्या होता है? The ability to do work is called power. अगर मैं पावर को हम P से डिनोट करते हैं, सिंपली हम बोलते हैं कितना वर्क एक ऑब्जेक्ट ने किया और कितना टाइम उसने उस वर्क को करने में लिया, उसको हम बोलेंगे पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं यहां पर बोलूंगा पावर जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। पावर जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। फॉर एग्जांपल एक काम है, अगर एक काम को करने में आपने पहले 2 सेकंड्स लिए, आफ्टर दैट आपने 4 सेकंड्स लिए, तो जब आपने 2 ही सेकंड्स लिए, इन दैट सिचुएशन आपका पावर ज्यादा था। और जब आपने 4 सेकंड्स लिए, दैट मीन्स आपने टाइम ज्यादा लिया। और जब आपने टाइम ज्यादा लिया, दैट मीन्स इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आपका जो पावर था वो कम था। ठीक है, दैट मीन्स पावर, जितना टाइम आप ज्यादा लोगे एक वर्क को करने में, उतना आपके पास पावर कम हो जाएगा। दैट मीन्स पावर अगर ज्यादा होगा फिर आपको टाइम कम लेना है, एंड कन्वर्स भी ट्रू है। दैट मीन्स पावर अगर आपका कम है, दैट मीन्स आपको टाइम वहां पर बहुत ही ज्यादा लगने वाला है। ठीक, आफ्टर दैट पावर अगर हम देखेंगे, मैंने बताया पावर जो होता है ये होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, वर्क को मैं क्या लिख सकता हूं, F.ds डिवाइडेड बाई टाइम, इस तरीके से भी मैं इसको लिख सकता हूं। अगर मैं F को ऐसे ही रखूंगा, ds अपॉन t, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या ये वेलोसिटी है? यस, तो मैं यहां पर बोलूंगा जो पावर होता है, दिस इज आल्सो गिवन मैथमेटिकली बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितना फोर्स अप्लाई करता है, मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेलोसिटी क्या होगी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, उसको मैं बोलूंगा दैट इज द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूंगा तो इसका SI यूनिट जो होता है वो होता है वाट। तो 1 वाट किसके इक्वल टू आ जाएगा, 1 वाट विल बी इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। सिंपल, 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। ठीक है, और अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर देखूंगा, ये बेसिकली इंस्टेंटेनियस पावर के लिए है, यही मैं लिख सकता हूं d/dt ऑफ वर्क, d/dt ऑफ वर्क। ठीक है, ये क्लियर है। पावर जो होता है इसके हम बहुत सारे और भी यूनिट्स लेते हैं, लाइक हम किलोवाट भी ले सकते हैं। इसका यूनिट किलोवाट कितना होता है, 10 पावर 3 वाट्स के इक्वल टू। ठीक, मेगावाट भी ले सकते हैं, मेगावाट होता है 10 पावर 6 वाट्स के इक्वल टू। हॉर्स पावर भी ले सकते हैं, HP, ये इंपॉर्टेंट है। एक हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक। पावर की फार्मूला ये हमने देखी, द पावर कैलकुलेटेड बाय P इज इक्वल टू, पावर जो होता है F.V के इक्वल टू होता है। ठीक, ये हमने देखा, एंड फोर्स V इज वेलोसिटी, ये सब हमने देखा। और यूनिट्स क्या होते हैं पावर के, ये भी हमने देखे, किलोवाट आवर होता है, या तो मेगावाट होता है, और या मैंने बताया HP होता है, हॉर्स पावर होता है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये हमने देख लिया। इसके बाद जो लास्ट वाला टॉपिक है आज के इस लेक्चर का, दैट्स मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। एक वर्टिकल सर्कल में अगर हम मोशन देखेंगे तो उस पर किस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, एंड वट ऑल वी नीड टू रिमेंबर इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। सपोज कीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है, आपने एक मास से उसको अटैच किया है। ठीक है, दिस इज द मास M1। ठीक, और अब इस स्ट्रिंग को आप घुमा रहे हो एक वर्टिकल सर्कल में, सर्कुलर मोशन में। ठीक है, अब इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे, तो ये जो मोशन होती है, ऑलवेज रिमेंबर, याद रखना इस बात को, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, जो ग्रेविटी ऑफ द अर्थ है इस मास पे वो भी एक्ट करेगी, एंड यहाँ पर सेकंड जो चीज हमें देखनी होती है, दैट्स मैकेनिकल एनर्जी जो होती है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कभी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है पोटेंशियल एनर्जी में, और कभी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है काइनेटिक एनर्जी में, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक, अब देखिए, अगर ये आपके पास एक सर्कल है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं पहले मिटाऊंगा यहां पर। सपोज कीजिए आपने एक मास को टाई किया है विद अ स्ट्रिंग। ठीक, और आपको फाइंड आउट करना है डिफरेंट पोजीशंस पे, यहां पर दिस इज द सर्कल, जो एक सर्कुलर मोशन में एक स्ट्रिंग बना रही है, और आपको फाइंड आउट करना है किसी भी पॉइंट पे। अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C, दिस इज पॉइंट D। अगर मैं आपको बोलूं किसी भी पॉइंट पे मुझे बताइए वेलोसिटी क्या होगी उस मास की। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको पॉइंट A पे बताऊंगा, बताइए यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी एट एनी पॉइंट। याद रखना, जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज गिवन बाय रूट ऑफ u² माइनस 2 टाइम्स g 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई r। ये इंपॉर्टेंट है, u² माइनस 2g
multiplied by 1 minus cos of theta multiplied by r. That's important. यहाँ पर अंडरस्टैंड क्या करना है आपको, व्हाट्स u क्या है यहाँ पर, u जो है u ये यहाँ पर मैं लिखूंगा, u यहाँ पर है इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को हम कब कंसीडर करेंगे, ये वो वेलोसिटी होती है जो लोवेस्ट पॉइंट पे होती है। यहाँ पर जो भी वेलोसिटी होगी उसको मैं u बोलूंगा, ठीक। सेकंड थिंग 2g, g इज द ग्रेविटी, आफ्टर दैट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स r। व्हाट्स r क्या है यहाँ पर, r याद रखना, r मैं या तो बोल सकता हूँ रेडियस एक सर्कल की, या मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी, या तो मैं उसको यहाँ पर r बोलूंगा, या तो मैं बोलूंगा सिंपली जो ये सर्कुलर मोशन होगी, जो ये सर्कुलर पाथ होगी, इसका जो रेडियस होगा, इसकी जो रेडियस होगी उसी को मैं यहाँ पर r बोलूंगा। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग, यहाँ पर जो ये स्ट्रिंग होगी, फॉर एग्जांपल कभी ये स्ट्रिंग यहाँ पर थी, कभी ये स्ट्रिंग यहाँ पर जाएगी, कभी ये स्ट्रिंग यहाँ पर जाएगी, तो डिफरेंट केसेस में ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन डेवलप होगा, ठीक है। उस टेंशन को फाइंड आउट करना होता है। तो टेंशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, टेंशन तो ऑब्वियसली हमें पता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर देखूंगा, यहाँ पर mg नीचे की तरफ लगेगा और टेंशन जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। दैट मीन्स टेंशन माइनस mg, और ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर थीटा एंगल बनाता है, मैं बोलूंगा टेंशन माइनस mg कॉस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, ठीक, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, ठीक। तो मैं बोलूंगा टेंशन यहां से कितना आ जाएगा, दैट विल बी mg कॉस ऑफ थीटा प्लस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, और इसी को मैं फर्दर वेज में लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं टेंशन विल बी इक्वल टू m अपॉन r, m मैंने यहां से कॉमन लिया और r यहां से डिवाइड हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू u स्क्वायर माइनस gr 2 माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आप यहाँ पर याद रख सकते हो, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, टेंशन जो डेवलप होगा दैट विल बी इक्वल टू टेंशन माइनस mg कॉस ऑफ थीटा, दैट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, और पर्टिकुलरली अगर मैं टेंशन की बात करूंगा दैट विल बी इक्वल टू mg कॉस ऑफ थीटा प्लस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट पे आप यहाँ से टेंशन फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड थिंग, यहाँ पर अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी तो वेलोसिटी के लिए मैंने ये वाली फॉर्मूला आपको बताई, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u square minus 2g multiplied by 1 minus cos of theta multiplied by r. I hope that's clear. I hope that makes sense. So this was all about work, power and energy. अब इसमें कुछ टॉपिक्स है लाइक कोलिजन्स, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था क्विक रिवीजन ऑफ वर्क, पावर एंड एनर्जी, क्विक रिवीजन ऑफ द फॉर्मूलाज दैट आर इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।